सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। तीनों दिनों में ईरान पर 1000 से जायद अहदाफ हिट किए जा चुके हैं, जिनमें ईरान की सियासी और मिलिट्री क़यादत, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सिविलियन साइट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान ने जवाब में ड्रोन्स, मिसाइल फायर किए जो इसराइल और मशरिक़ वस्ता में फैले अमरीकी अड्डों पर दागे गए। सैकड़ों लोग ईरान में जान से जा चुके हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर और 165 से जायद स्कूल के बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ कम से कम 3 अमरीकी फौजी और 10 से जायद इसराइली हलाक हुए हैं। अमरीका का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ईरान में रजीम चेंज और आलमी बालादस्ती की बहाली है, जबकि इसराइल खित्ते में बालादस्ती के लिए ईरान की थ्रेट से निजात चाहता है। क्या दोनों ममालिक मौजूदा कैंपेन से ये मकासद हासिल कर सकते हैं? सदर ट्रंप एक तरफ ईरान को मुज़ाकरात की दावत देते हैं और दूसरी तरफ हमलों की शिद्दत भी बढ़ा रहे हैं। ईरान ने जंग बंदी की फौरी ऑफर मुस्तरद की है, जबकि सदर ट्रंप ने ब्रिटिश मीडिया को इंटरव्यू में जंग की टाइमलाइन 1 माह बढ़ा दी है। उनका कहना है कि जंग मजीद 4 हफ्ते जारी रह सकती है, मगर क्या खित्ता 1 माह की मजीद जंग का मुतहम्मिल हो सकता है, क्योंकि उसकी मुआशी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने से 17 अरब बैरल तेल की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। मिडल ईस्ट में एविएशन इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो चुकी है। जहाज़ों के बजाय मिसाइल उड़ रहे हैं, जबकि मिडल ईस्ट को फ्रेश फूड की सप्लाईज भी खतरे में पड़ गई हैं। इस पूरे तनाज़े में अमेरिका के लिए एंड गेम क्या है, खित्ते पर इसके असरात किस तरह के मुरतब होंगे और ईरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जॉन हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, तेहरान से हमारे साथ मौजूद होंगे। जौहर सलीम साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो मौजूद होंगे, और एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। जॉन हुसैन साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि आयतुल्लाह खमैनी साहब की शहादत के बाद जो एक वैक्यूम, पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको कैसे कोप अप कर रही है ईरानी नेशन, और पब्लिक का इस वक्त क्या मोराल है वहाँ पर? देखिए, रिगार्डिंग द आयतुल्लाह खामनेई के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, उसके बारे में अगर बताऊं तो एक इंटरिम काउंसिल बन गई है, जिसके अंदर पेज़ेश्कियान साहब जो प्रेसिडेंट हैं, मोहसिन नजाई साहब जो हेड ऑफ जुडिशरी हैं, और अली रजा आरफी साहब जो कि गार्डियन काउंसिल के मेंबर हैं। इन तीनों पर मुश्तमिल जो है एक काउंसिल बनाई है। ऐसा नहीं है कि वो नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं आरफी साहब। सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन जो है वो या इलेक्शन होगा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो कि इंटर्न हमें 1-2 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि कौन नए सुप्रीम लीडर होंगे। रिगार्डिंग द सेंटिमेंट्स इन ईरान के अंदर इस वक्त कैसी सेंटिमेंट्स है लोगों के, लोग शदीद गुस्से में हैं, गम में हैं, और अमेरिका ने जो गलती की है, लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो गलती की है वो उसकी डाउनफॉल का स्टार्ट होगा। एंड आई थिंक के जिस हिसाब से मैंने पर्सनली सेंटिमेंट्स देखे हैं लोगों के, ना इनको रोटी की फिक्र है, ना इनको पैसे की फिक्र है, इनको सिर्फ और सिर्फ बदला इस वक्त जो है लेना है। और आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज होगा। ये अटैक्स चलते रहेंगे ईरान की तरफ से एटलीस्ट। सो आप कह रहे हैं ईरानी नेशन का मोराल बड़ा अप है, और वो उनको कोई परवाह नहीं है जो उनका लॉस हुआ है, लेकिन वो रिवेंज लेना चाहते हैं और वो रिवेंज मोड के अंदर ही हैं। और जो गलती अमेरिका ने की है उनके अकॉर्डिंगली, कि क्योंकि वो शायद अफगानिस्तान या इराक वाला इन्वायरमेंट समझ के अमेरिका आगे बढ़ा है, लेकिन ईरानी नेशन आप कह रहे हैं कि इस मामले में बहुत दूर तक जाएगी। जौहर साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस 2 दिन की जंग को अभी तक देखते हुए, कि अमेरिका, इजराइल जो अपने टारगेट्स अचीव करना चाहते थे, जिस तरीके से उन्होंने ईरानी मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया, उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट किया, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, नेवी को टारगेट किया, उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी को टारगेट किया, तो इस ओवरऑल पिक्चर इस वक्त आपके जहन में क्या बन रही है, और ईरान का जो अब तक का रिस्पॉन्स है, योर टेक ऑन? जी, अभी तक जाहिर है कि बहुत दोनों तरफ से काफी ज्यादा जो टेक्टिकल वॉरफेयर हम देख रहे हैं, उसमें अमेरिकन भी, इजरायलीज वो भी क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा है कि दे आर अहेड ऑफ स्केड्यूल, मतलब ये कि जो अभी उन्होंने बाद में करने थे टारगेट्स वो भी पहले कर लिए हैं। तो एक उनकी जो है जो वो उस पर काफी सारा बोस्ट भी कर रहे हैं कि जी उन्होंने इनकी लीडरशिप की जो काफी ज्यादा 48 के करीब 48 लोगों का वो नाम ले रहे हैं कि वो लीडरशिप लेवल के लोग जो हैं टॉप टीयर और सेकंड टीयर के, वो उन्होंने असैसिनेट कर दिए हैं।
अब ये थोड़ा सा हैरान कुन इसलिए था कि लास्ट जब जून में जंग हुई थी तो उसमें हमने देखा इसी तरह टारगेटेड असैसिनेशंस बहुत ज्यादा हुई थी। तो उसके बाद ये ईरान में फिर एक वो कहा गया कि एक नेटवर्क पकड़ा गया है जो इजरायली जासूस और उनके साथ उनके अलाकार थे, और उनमें बहुत सारी सजाएं हुई, एग्जीक्यूशंस हुई। लेकिन अभी भी लगता है कि इसराइल का वो जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो इनग्रेस है उनकी, वो अभी तक कायम है। इस बार इन्होंने उस पर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काम लिया। ये एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है क्लॉड, उससे खसूसन काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि मदद मिली। लेकिन उसमें पहली वो जो है उनकी जो टेक्निकल जो अपना ऑब्जेक्टिव था वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अचीव किया। दूसरा ये इसराइल ने जो क्लेम कर रहा है कि 500 से ज्यादा स्ट्राइक्स हुई। अब वो कर क्या रहे थे कि इसराइल फोकस कर रहा था उस पे कि जी अब ये टारगेटेड असैसिनेशंस पे और ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे, और अमेरिका का फोकस जो था बॉम्बिंग में वो था न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और जो है मिसाइल साइट्स के ऊपर। अभी जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका अपने B2 बॉम्बर्स भी वो मूव कर रहे हैं। B2 बॉम्बर्स वही हैं जिससे उन्होंने पिछली बार भी कुछ बॉम्बिंग की थी, बस एक ही आखिरी दिन, और वो दुनिया में सबसे ज्यादा वो जो है बंकर बस्टर से भी ज्यादा वो जो बॉम्ब्स हैं जो बहुत ही गहराई तक जाके चीजें तबाह कर सकते हैं, जो खुसूसन इसी चीज के लिए, इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं। ईरान के न्यूक्लियर जो है ये प्लान और न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको मद्देनजर रखते हुए, तो वो अब वो B2 बॉम्बर्स भी लेके आएंगे। अगले दिनों में हम देखेंगे उनसे भी स्ट्राइक्स होंगी। तो दूसरी तरफ ईरान को अगर देखें तो ईरान ने अपनी जो है जाहिर है उन्होंने कहा था कि जंग वो पूरी खलीज तक ले जाएंगे, ये पूरी रीजनल वो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने भी अपने वो बात पूरी कर दी है। उन्होंने रीजन में, जो कि कई लोग मुबसरीन कह रहे हैं कि वो एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, क्योंकि उससे उनकी कोशिश तो ये है कि ज़ाहिर है उन सारे मुल्कों पे जहाँ पे अमेरिका की बेसिस हैं तो उन पे वो बेसिस पे भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिविलियन जो है एरियाज में भी अटैक किए हैं, और उसका मकसद शायद ये है कि वहाँ की हुकूमतें घबरा के फिर अमेरिकन के साथ इंटरसीड करें कि जी ये ख़त्म कराएं इसको। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुबसरीन का ये भी ख्याल है कि उसका जो असर है वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग फिर सोचेंगे कि जी ये तो फिर अगर ये बार बार होगा, इस बार ख़त्म भी हो गया तो फिर 6 महीने बाद होगा, उससे बेहतर है कि एक बार ही जो है ना लेट अमेरिकन एंड इजरायलीज फिनिश द जॉब। तो ये जाहिर है कि ये सारी वो आ रहा है जो इस वक्त जो सारे लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट ये देखिए खित्ते के लिए कि अगर हम खित्ते की अमन सलामती के हवाले से बात करें तो वो तो देखें एकदम न सिर्फ इस खित्ते की बल्कि दुनिया की जो इक्तिसादियात है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई है। और उसमें बेहतर होता कि अगर इस मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकाला जाता, जो हो भी रहे थे ओमान में, जिसमें कोई ऐसा डेडलॉक भी बज़ाहिर नहीं था उस वक़्त। तो पाकिस्तान की पोजीशन भी क्लियर थी इसके ऊपर। पाकिस्तान तो यही चाहता था कि जी ये यूज़ ऑफ फोर्स ना हो, ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट ना करें, ईरान की सॉवरेनिटी वायलेट ना करें। बट इसी तरह पाकिस्तान जाहिर है कि जी दूसरे मुल्क जो हैं दुनिया के वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान भी जो है वो जो है उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि जब अरब मुल्कों पे वो जिस तरह के मिसाइल्स फायर कर रहे हैं तो सिविलियन पॉपुलेशंस पे, तो वो भी जाहिर है कि उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उनकी सॉवरेनिटी जो है उससे मजरू हो रही है। तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ना सिर्फ इस खत्ते के लिए, सबसे बढ़ के जो है वो ईरान के अवाम जो खलीजी रियासतों के भी अवाम हैं उनके लिए भी, बल्कि इससे बाहर भी। चिश्ती साहब मुझे ये बताएंगे, ये जो अमेरिका के अहम मिलिट्री टारगेट्स थे, मिसाइल प्रोग्राम और ईरानी नेवी को न्यूट्रलाइज करना था, आपके ख्याल में ये जो कुछ अभी तक उन्होंने कर दिया है किस हद तक ईरान को डैमेज कर दिया है, और उनके जो रिजर्व्स हैं मिसाइल्स के वो जंग को कितना अरसा जो है वो सस्टेन कर सकते हैं? क्या कैपेसिटी ईरान की इस सिचुएशन के बाद आपको नज़र आती है? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए डिपेंड करता है, आमतौर पर जब इस तरह की सुपर पावर के खिलाफ कोई ना लड़ रहा हो तो स्ट्रैटेजी और होती है, और जब आप ना सुपर पावर हो और बैक्ड बाय इजराइल हो जिनकी मिलिट्री कैपेसिटी ऑब्वियसली कोई मैच ही नहीं है ईरान के साथ, तो स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। आमतौर पर जंगों के अंदर एक आपकी सलाहियत होती है और एक आपका हौसला होता है, लेकिन ईरान के साथ एक थर्ड रेसिपी या फॉर्मुलेशन भी उसको चाहिए, और वो है अपने वेपन्स की, जो उन्होंने आर्मामेंट लिया है उसकी सर्वाइवेबिलिटी।
दैट मीन्स कि आम तौर पर आम जो दो मुल्क नॉर्मल लड़ते हैं उनके अंदर हर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीच आउट भी मुश्किल होता है और उनको न्यूट्रलाइज करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। इस सूरत में ईरान ने जितने वेपन्स खास तौर पर जिन्होंने जून से लेकर अब तक 7-8 महीनों में लिए हैं चाइना से, वो जाहिर है मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक पहली चीज ऑब्लिगेटरी उन पर ये होनी ही चाहिए थी कि वो सर्वाइवेबिलिटी पे काम करे कि उन्होंने सिक्योर किस तरह करना है। अनफॉर्चुनेटली वो आयतुल्ला खामनाई को सिक्योर या सर्वाइव नहीं करवा सकते उस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक अलहदा अफसोसनाक बात है। लेकिन आई होप एंड प्रे कि इन्होंने अपने जो वेपन्स हैं उनको सर्वाइवेबिलिटी के तैयार किया होगा। पिछली जंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो मैं अभी भी रिसर्च करता हूँ इनके बारे में जान चुका हूँ, इन्होंने ऐड किए हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन इनके पास 10 साइट्स हैं मिसाइल्स की, और वो बाकी 4 कैमोफ्लाज हैं, ऑन ग्राउंड है, और 6 के करीब अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड भी कई 100 फुट नीचे इन्होंने रैम्प के थ्रू एंट्री करते हैं, अपन इन एंड आउट करते हैं, बाहर निकल कर मिसाइल फायर करते हैं और रैम्प के अंदर चली जाती हैं गाड़ियां जो इनकी मिसाइल लॉन्चर्स हैं। तो ये सर्वाइवेबिलिटी का अभी तक तो मुझे लग रहा है कि बहुत वायबल है। और जो आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके नेट इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इफेक्ट इसका डिपेंडेंट ही इन्हीं की सर्वाइवेबिलिटी है, नंबर 1। और अगर ये वॉर के अंदर जिस तरह आप पूछ रहे थे कि कोस्टल इंस्टॉलेशन या नेवर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तबाह कर भी दिया है अमेरिका ने, तो ये जो वेपन्स हैं जिन्होंने एक्चुअल प्रोहिबिटिव कॉस्ट या पेन कॉज करनी है, चाहे वो मिडल ईस्ट के दूसरे नेबरिंग मुल्क हो या इसराइल हो, उन सब के लिए इन वेपन्स की जो लॉन्ग रेंज हैं, जो लीथल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक हैं, इनकी सर्वाइवेबिलिटी और रीच बड़ा जरूरी है। और अगर ये सर्वाइव करके पहुंचा देते हैं, जैसे जून के लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने चाहे 10-15% पहुंचाए थे, वो बहुत बड़ा शॉक था इसराइल के लिए। और वही एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज हुई थी कि आपको याद होगा कि तकरीबन मुजाहरे शुरू हो गए थे तल अवीव में जंग के खिलाफ, और अमेरिका में शुरू हो गए थे, कैंपेन शुरू हो गई थी पीस की और दूसरी चीजों की। तो आई थिंक ये डिक्टेट कर सकेगा बेहतर पोजीशन में टू सम एक्सटेंट जितना हिट आउट या डैमेज करने की पोजीशन में होगा ईरान। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ईरान इसराइल अमेरिका जंग के ऊपर। जॉन हुसैन साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ईरानी फोर्सेस को इम्यूनिटी की ऑफर करके वहाँ पर बगावत के लिए इनवाइट किया, वो और शहरियों को भी कहा कि भाई वो सामने आए और अपनी हुकूमत ले लें। सो जो करंट ईरानी रजीम है उसकी अपोजिशन इस सारे प्रोसेस को कैसे देख रही है, जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, जिनकी सीरियस रिजर्वेशंस थी करंट रजीम से? देखिए, हमारे लिए तो करंट रिजीम नहीं है। आई वेरी रिस्पेक्टफुली, आप भी पाकिस्तानी मीडिया हैं तो आई एक्सपेक्ट कि आप भी उसको गवर्नमेंट ही बोलेंगे। तो इट्स नॉट मतलब यहाँ पे अमेरिका जो भी कहे कि हमारे जो आप बाहर आ जाएं, और लोग, ट्रम्प ये भी कह रहा था कि लोग बाहर आएं और लोग कंट्रोल लें, बट यू सॉ दैट नथिंग एज सच हैपेंड। वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये बातें प्रोपेगेट होती हैं एंड दे हैव बीन डूइंग दिस इन टर्म्स ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा। तो वो चीजें तो करते रहते हैं कि लोग बाहर आ जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन थी यूनाइटेड स्टेट्स की। नेतन्याहू ने उनको, ट्रम्प को बोल के आप अटैक करें और लोग बाहर आएंगे। तो आपने देख लिया कि अमेरिका की जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ईरान एंड ईरानियंस, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब उसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि ईरान के अंदर जो दिखाया जाता है वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, ऐसी सिचुएशन है नहीं। एंड इट इज अ लेजिटिमेट सिस्टम, पीपल आर इन सपोर्ट ऑफ द सिस्टम एंड दे मैसेज दैट टर्न आउट इन फेवर ऑफ द सिस्टम, वो तो सबको नजर आ रहा है। तो ये जो बातें हैं कि इम्यूनिटी दे देंगे और फिर वो अटैक कर रहे हैं साथ साथ, तो इम्यूनिटी और सीज फायर अगर परवाह होती ईरानी जनरल्स को इस चीज की, और आप देखें कि शहादतें यहाँ पे सिपाही शहीद नहीं होता, यहाँ पे जनरल सीधा शहीद होते हैं। तो अगर इस चीज की परवाह होती तो अटैक ना कर रहे होते यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स के ऊपर। आपने बात की है डायलॉग की, जौहर साहब, ओमान के ज़रिए अमेरिका ने जो एक डिप्लोमेटिक चैनल ओपन रखा हुआ है अपना, उसको आप ऑप्टिमिज्म का कितना मार्जिन देंगे? ये मतलब फिर कोई स्पेस उसमें है? मतलब बात कैसे होगी, जिस लेवल पर हो रही थी और जो बात हो रही थी उससे बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आगे पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब कहाँ विंडो है, कहाँ स्पेस है जहाँ से डायलॉग या बातचीत हो सकती है दोबारा, स्पेशली जब ईरान ने कह दिया है कि हम अब बात नहीं करेंगे अमेरिका से, और अमेरिका ने कह दिया कि हम मोर देन 30 डेज़ तक ये वॉर जो है वो चलेगी आगे। तो अब अगर वो एक्सटेंड होते हैं डेज़ और 1 मंथ से ज़्यादा टाइम एक्सटेंड होता है, तो क्या ऑप्शन है, कहाँ से बात शुरू हो सकती है, कौन बात करवा सकता है या कर सकता है? जी बिल्कुल, जब ये स्टेटमेंट्स आती हैं तो जाहिर है ये स्टेटमेंट्स तो कई बार बहुत सख्त भी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेसी चल रही होती है। इवन एज वी स्पीक इस वक्त भी बड़ी इंटेंस डिप्लोमेसी बिहाइंड द सीन्स चल रही होगी। बहुत से मुल्क बीच में कोशिशें कर रहे होंगे, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स जो हैं आपस में बात कर रहे होते हैं।
कोशिशें चल रही होती हैं हर वक्त। बल्कि आप जो है इस पे कुछ लोग हैरान होंगे कि इस वक्त भी ईरान और जो अमेरिका के चैनल्स हैं अभी भी चल रहे होंगे इस वक्त। तो बातचीत उनके दरमियान अभी भी हो रही होगी जो है ना बैक चैनल्स पे। तो वो तो चलती रहती है, लेकिन उसमें जाहिर है कि अब दोनों साइड्स ने इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है तो ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ देर तो चलेगा। लगता यही है, एकदम से विद इन अ कपल ऑफ डेज तो इसकी कोई खत्म होने के आसार नहीं है। लेकिन इवेंचुअली ये खत्म उसी पे होगा कि बात देखें, ये मसला हल जो है वो तो मुज़ाकरात की मेज पे ही होना है इवेंचुअली, क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जो है ना उनकी ख्वाहिश है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो है यहाँ पे रिजीम जो है वो चेंज हो जाए। इजराइल की उससे भी शदीद तरीन ख्वाहिश है, लेकिन टैक्टिकली जो है वो कोई शॉर्ट टर्म में कोई मेरे ख्याल है उनको भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें तो कोई इस किस्म का इमीडिएट उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जी रिजीम चेंज ही करना है। तो इसलिए किसी वक्त बात मुज़ाकरात की तरफ भी बढ़ सकती है जब दोनों साइड्स ये समझेंगी कि जी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। ईरान की तरफ से तो ये है ना कि अपना डिटरेंस उन्होंने कायम करना है किसी हद तक। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये है कि उन्होंने इनकी न्यूक्लियर साइट्स सारी तबाह करना चाहते हैं, इनकी मिसाइल साइट्स तबाह करना चाहते हैं और रजीम को मजीद वीकन करना चाहते हैं। असल ऑब्जेक्टिव्स तो ये हैं, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि ईरान जो है उसका कोई रीजनल क्लाउड ना रहे। बिल्कुल ईरान एक जो है ना इस खत्ते में वो श्रिंक होकर रह जाए स्ट्रेटेजिकली, और वो जो है जिस तरह वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, जिनको वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, हमास है, हिजबुल्ला है, हुतीस हैं, इससे पहले तो शाम में भी इनकी सपोर्टेड हुकूमत थी, इराक में भी इनके सपोर्टेड ग्रुप्स हैं। तो वो बिल्कुल जो है ना सारा वो ख़त्म हो जाए, इस रीजन में उनकी उस किस्म की ईरान की उनके तहीं मुदाखलत ना हो। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट में इस पर कहता चलूँ कि देखें इसमें वो एंगल भी है एक अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका की जो कंटेनमेंट पॉलिसी है चाइना के लिए, तो उसमें भी अमेरिका ये चाहेगा कि जी ईरान जो है उसमें न्यूट्रलाइज हो जाए। बिकॉज अभी भी देखें ईरान का 90% तेल जो है वो चाइना को जाता है, उनकी सबसे बड़ी ट्रेड ही चाइना के साथ है, जो एक ब्लॉक एक किस्म का है जिसको कुछ लोग समझते हैं कि ये ब्लॉक है चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो उसको भी अमेरिका मजीद वीकन करना चाहता है। तो उस लिहाज से भी जो है उनकी स्ट्रेटजी में ये चीज़ है कि ईरान को खासा वीकन कर दिया जाए, बहुत कमज़ोर कर दिया जाए फौजी हिसाब से, इकोनॉमिकली भी, ताकि वो उस किस्म का कोई जो है ना उनको सपोर्ट ना कर सके। या अगर रजीम चेंज नहीं भी होता और इंस्टेबिलिटी रहती है ईरान में, तो भी चाइनीज़ इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे, आप कह रहे हैं? जी, उनको नुकसान तो पहुंचेगा। अगर ईरान जितना ज़्यादा ईरान को कमज़ोर करेंगे तो उतना ही ज़्यादा जो है वो, बिकॉज ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है ना, चाइना का भी है, रशिया का भी है, दोनों मुल्कों के साथ ईरान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो जाहिर है कि देखिए वो जो ग्लोबल चेस बोर्ड होता है एक इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसमें आपकी कोशिश होती है कि जो भी आपके जो अपोजिंग कैंप है उनके जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनको कमज़ोर करें। चिश्ती साहब, आपको एंड गेम क्या नज़र आ रहा है और सस्टेन करना रीजन के लिए, और अमेरिका को क्या डैमेज जो है वो दे सकेगा ईरान इस प्रोसेस में, या सिर्फ उसके जो रीजन में इंटरेस्ट हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या उनकी इंस्टॉलेशंस को हिट करता रहेगा? देखिए, मैं जैसे पहला राउंड अगर डिस्ट्रक्शन का जो ईरान है, जो मैं पहले सवाल के जवाब में कह रहा था, अगर ईरान बर्दाश्त कर लेता है, और जाहिर है एक लिमिट तक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अमेरिका तबाह कर सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ ईरान के लिए हमने टेस्ट की, पिछली दफ़ा दुनिया ने टेस्ट की, वो कामयाब हुआ। वो ये था, आपने देखा होगा कि 37 उनके टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया था, मिलिट्री, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, और 19 साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया था। उसके बावजूद उनका चेन ऑफ कमांड या हिट आउट करना या कैपेसिटी या रिजॉल्व कम नहीं हुआ था। अभी भी वो कह रहे हैं हमने 40 पहले दिन मार दिया, और सबसे बढ़कर आयतुल्लाह खामनाई को एलिमिनेट किया गया, शहीद किया गया। तो इसके बावजूद मेरा मानना ये है, जो मैं इनका सिस्टम पढ़ पाया हूँ और स्टडी जितना मैंने किया है, उनकी इसमें कोई शक नहीं कि कमांड स्ट्रक्चर उनका बहुत सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन एग्जीक्यूशन और मैनिफेस्टेशन डिसेंट्रलाइज्ड, जिसका मतलब है कि लोकल कमांडर्स जो पासदारान इनकलाब के जो हैं वो क्लियर हैं कि हमारा टारगेट कब है, हमने कौन सा मारना है, कितनी इंटेंसिटी से करना है, और सर्वाइवेबिलिटी खुद कैसे करनी है, और रीजनेबल डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग उनके पास अवेलेबल है। तो अगर वो अवेलेबल है और 40 लोगों के जाने के बावजूद आप नोट कर रहे हैं कितनी इफेक्टिवली वो कर रहे हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एथिक्स और मोरालिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एथिक्स मोरालिटी होती तो फिर तो ये जंग ही ना शुरू होती।
क्योंकि ये एक मुल्क अटैक वो कर रहा है न्यूक्लियर का बहाना लेके। मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ, जिसने एनपीटी पर साइन नहीं किया, जिसने आईएईएस को अपनी इंस्पेक्शन के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को आज तक नहीं खोली, अपनी एक्सेस नहीं दिया। ईरान की हुई है, ईरान ने एनपीटी भी साइन किया हुआ है। ईरान की इंस्पेक्शन के बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहा था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने कि कोई इसके पास वायलेशन नहीं है। ये वो मुल्क कर रहा है हमला। तो मैं एथिक्स का याद करवाया कि ये आज भी अगर आप सर्वे कर लें दुनिया में और पूछें कि इजराइल के पास कंफर्म वेपन्स है न्यूक्लियर या ईरान के पास है, तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा कि इजराइल के पास है। तो ये वो मुल्क एथिक्स पे कैसे किसी पर हमलावर हो सकता है इन बावजूद। तो एथिक्स मोरालिटी तो साइड पे की जाए, जब वो बातें करते हैं जी बेसिस पर हमला कर दिया, फलां मिडिल ईस्ट के मुल्क में हमला कर दिया, तो एथिक्स की तो किताब यहाँ अप्लाई ही नहीं है, तो सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए ये जंग हो रही है। तो आई थिंक ये अगर सस्टेन करेगा तो ये बाकी जो अरब मुल्क हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना ये है एक बड़ी पॉलिटिकल प्रेशर इंटरनली उन मुल्कों के दरमियान और अंदर से ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि वो जंग, क्योंकि वो लोग उठेंगे और अपनी लीडरशिप से पूछेंगे कि हम तो इस जंग का हिस्सा ही नहीं है, हमारे होटल पे, हमारे रनवेज पे और हमारे स्टेशन पे, घरों में, कंपाउंड में, हाईवेज पे क्यों तबाही हो रही है। तो आई थिंक ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा उनके लिए कि ये कैसे हैंडल कर पाते हैं वो लोग। लेकिन ओपिनियन जल्दी बदल जाएगी अगर ईरान इसको सस्टेन कर ले। We'll take a short break here. वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के ऊपर। जॉन हुसैन साहब, शुरू में आपकी बात थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, मुझे ये बताइएगा जो नए सुप्रीम लीडर का ऐलान है वो कब तक एक्सपेक्टेड है और कितना ज़्यादा चांस है, किसका कौन बन सकता है, और क्या ये जो नए लीडर होंगे उनकी अक्रॉस द बोर्ड जो एक्सेप्टेंस होगी, कोई चैलेंज तो उनको नहीं होगा इस प्रोसेस में? जिस तरह आप कुछ बात शुरू में कर रहे थे उसमें क्लियर आवाज़ नहीं आ सकी। देखिए, नए सुप्रीम लीडर कौन होंगे, दिस इज नॉट क्लियर। किसी को भी नहीं पता नए सुप्रीम लीडर कौन होंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि आरफी साहब सुप्रीम लीडर हैं, बन गए हैं, ऐसा नहीं है। वो वक्त ही बताएगा कि नए सुप्रीम लीडर कौन है। इसके ऊपर स्पेकुलेशन इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि गार्डियन काउंसिल का अपना, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का अपना बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है इन चीज़ों के अंदर, जो कि वोटिंग जो होती है वो तो पब्लिकली होती है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द टेलीविजन इटसेल्फ, बट अभी तक कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते और उसी वक्त डिसाइड होगा। कुछ लोगों को कंसर्न आयतुल्लाह खामनाई के फ्यूनरल प्रोसेशंस के हवाले से भी हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि 1-2 दिन के अंदर नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद नमाज जनाजा, इम्कानात इस चीज़ के हैं कि नमाज जनाजा तेहरान के अंदर पढ़ाई जाएगी नए सुप्रीम लीडर की तरफ से। ये भी खबर मुझे मौसूल हुई है एक जराए से। ओके चिश्ती साहब, ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपका खुद भी एयरफोर्स से ताल्लुक़ है। ये जो F-15 और कुछ प्लेन्स जो कुवैत में हिट हुए हैं और वो जिसके बारे में जो रीजनिंग की जा रही है, हाउ डू यू परसीव दिस, व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। F-15 जैसे जहाज को अगर न्यूट्रलाइज किया उन्होंने, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि मैं कंटिन्यूस मीडिया पर हूँ, थोड़ा सा जो मैं मोबाइल के जरिए देख सका था तो 3 प्लेन्स का कह रहे हैं, आई थिंक 3 के प्लेन्स को टारगेट किया है, फाइटर प्लेन्स। तो ईरान जैसे मुल्क के लिए जिसको तो रूडिमेंट्री डिफेंस कुवैत ने, ईरान के जो हिट कर लेना 3 जहाजों को एयर स्पेस कुवैत के अंदर, ये बहुत सिग्निफिकेंट एक मैसेजिंग है बुनियादी तौर पर और बड़ी पोस्चरिंग है और एक किस्म की शाइनेस क्रिएट कर देगी एयर स्पेस मैनेजमेंट में, क्योंकि अमेरिका और इजराइल अब तक ये समझ रहे थे कि हमारी तो ईरान की एयर स्पेस पर एयर डोमिनेंस है, यानी हमारे लिए अनचैलेंज्ड है हमारी जो एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है वहां पे। तो चैलेंज तो हो गई, चाहे एक भी जहाज तबाह होता तो एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न पैदा हो जाना चाहिए था। और ऑब्वियसली उनकी प्लानिंग जो वो यूनिलैटरल कर रहे थे कि हम जब जाएंगे, दिन को जाएं, रात को जाएं, जहां मर्जी जाएं, आई थिंक वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है और वो आपके वॉर प्लान में इफेक्ट होना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली। लेकिन चिश्ती साहब, ये जो कह रहे हैं, ये जो अमेरिकन ने पोजीशन ली है कि ये जो कुवैत का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये उसने जो है वो हिट कर दिए हैं प्लेन्स और ज़ाहिर पायलट तो इजेक्ट कर गए, लेकिन वो कहते हैं कि ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हुआ है उनके उधर। देखिए, ईरान के पास तो एयरफोर्स ही कोई नहीं है, तो किस दुश्मन को समझ के उन्होंने फायर किया है? बेसिक सा सवाल है। अगर मिसाइल समझ के किया है, कुवैत के डिफेंस सिस्टम का अमेरिकन कह रहे हैं कि उन्होंने किया। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कुवैत ने उनको दुश्मन समझा होगा ना उन जहाजों को, कि तभी हिट किया होगा ना, अपने समझ के तो नहीं मारा होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर दुश्मन समझ के मारा है तो ईरान का कौन सा जहाज है जिसकी कैपेबिलिटी है कुवैत तक पहुंचने की? मेरा नहीं ख्याल उनकी कोई कैपेसिटी है, पहली बात तो ये।
और अगर उनकी अपनी फ्रेट्रिसाइड है तो ये उससे भी खतरनाक बात है। तो मेरा ख्याल है कि कवर अप भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। जाहिर है हमारे पास न्यूट्रल एक्सपर्ट तो कोई नहीं है जो हमें बताया कि वाकई फ्रेट्रिसाइड अपने को मार लिया है। अपने को मार लिया तो इतना सिस्टम टेस्टेड है और इनकी फ्लाइट प्लान सारे आउट होते हैं। F-15 का हमारे पास जहाज के अंदर लगा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, जिसको हम IFF कहते हैं। एक सिस्टम लगा होता है जो आपको वार्न करता है कि आपने फ्रेंडली जहाज को लॉक किया है कि एनिमी जहाज को लॉक किया है। तो अगर सारा कुछ ही फेल हो गया तो ऑब्वियसली बेस्ट विशेस फॉर ईरान। ओके, ठीक है। सो इस सिचुएशन में अभी हम ज़रा दूसरा एक और हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो अफ़गानिस्तान का मामला भी है, क्योंकि हम ख़ुद भी भुगत रहे हैं इसको। मैं 2 दिन से ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ये पूरा रीजन ही अब एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया है इस वॉर ने। मिडल ईस्ट को भी किया है, साउथ एशिया को भी किया है। मुझे ये बताएं कि ये एक तरफ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये ईरान का मामला खड़ा है हमारे सामने। पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये ठीक है, हमारी अपनी एक उनके साथ वो हमारे नेबर हैं, अपनी सिंपथीज़ हैं, सारी चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान इंस्टेबिलिटी है, फिर अगर ईरान के अंदर भी तो पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को किस तरह जो है वो अब लेके आगे बढ़ेगा, आगे किस तरह हमें अपने आप को अपना बढ़ना होगा, सारी हमारा क्या रोल होगा? देखिए भाई साहब, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ और अभी जंग से बहुत पहले का कह रहा हूँ कि अगर इस नेबरहुड में ख़ास तौर पर अगर ये जंग कंटिन्यू करती है और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी रजीम आ जाती है जो प्रो इजराइल है या प्रो अमेरिका है, तो वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है अगर नेबरहुड में कोई मुल्क इम्पैक्ट होगा तो पाकिस्तान है। देखें, जो मिडल ईस्ट के मुल्कों पर जो एयर बेसिस पर हमले हो रहे हैं वो शॉर्ट लिव्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, रिकवरेबल है, टाइम बार्ड है कि इतने दिनों में ये रनवे रिपेयर हो सकता है, इतने दिनों में ये होटल ठीक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अगर नेबर में आ जाता है तो टाइम बार्ड नहीं है, उसकी कोई स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स कंटिन्यूस रहेंगे, अनबाउंडेड रहेंगे और बहुत ज्यादा लास्टिंग होंगे। और खास तौर पर इन हालात में जब ईस्टर्न साइड पर हमने मई में कॉन्फ्लिक्ट अभी फारिग हुए हैं, वेस्ट में अफगानिस्तान की तरफ हम कंटिन्यू किए हुए हैं और उसका ऑब्वियसली ऑनगोइंग है और उसका टाइम बाउंड नहीं है। और अगर ईरान का बॉर्डर भी हॉस्टाइल हो जाता है या अनकंफर्टेबली हो जाता है तो आई थिंक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अभी आज भी पाकिस्तान ने खोस्त पोस्ट भी तबाह की है अफ़गान तालिबान रजीम की, और जो पाकिस्तान इस वक्त उनको टारगेट कर रहा है, जिन लोगों ने ज़ाहिर फितना अल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान रजीम का एक नेक्सस, और फिर उनके पीछे इंडिया और इजराइल का नेक्सस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, टेररिज्म का इशू फेस कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू राइटली से सो कि पाकिस्तान के लिए ईरान की सिचुएशन ज़्यादा टेंशन का बाइस बन सकती है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वहाँ तो ऑनगोइंग सिचुएशन है, ये एक नया फ्रंट होगा। सो थैंक यू सो मच। ख़ब हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, जॉर्ज सलीम साहब मौजूद थे और जॉन हुसैन साहब ईरान से हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि ईरानी नेशन का रिजॉल्व है इस सारे इशू में कि वो फ़ाइट करेंगे टिल लास्ट ब्रेथ। और अमेरिका ने गलती की है, ये जंग छेड़कर मिस कैलकुलेट किया है, उनकी जजमेंट मिस जजमेंट है। उनको जो है वो ये नहीं अंदाज़ा कि ईरानी नेशन इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। उन्होंने कहा कि कोई जो अपोजिशन भी थी, जो ओपोनेंट्स भी थे उनकी गवर्नमेंट के, फ़िलहाल कोई ऐसा चैलेंज वहाँ पर इंटरनल नहीं है कि इस वॉर के बाद जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको कई दफ़ा ऑफ़र किया कि ईरानी अवाम वहाँ की गवर्नमेंट ले लें, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ऐसा कोई प्रोटेस्ट या ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं बना है अभी तक। तो वो समझते हैं कि आगे ईरान जो है इस वॉर को प्रोलॉन्ग करेगा और इस फाइट को आगे लेके जाएगा और जो उसके ख़त्ते में इंटरेस्ट हैं उनको हिट करेगा। खालिद चिश्ती साहब का भी यही ख्याल है कि ये ज़ाहिर अमेरिका ने तो और इजराइल ने तो अपनी एक कैलकुलेटेड मूव की है, वो इसी तरह ईरान को सॉर्ट करना चाहते थे, जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि उनका चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे उनकी नेवी हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, उनकी रिलीजियस लीडरशिप हो, उनको टारगेट किया है। बल्कि फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद तक को जो है वो हिट किया है। सो वो उनके टारगेट्स तो क्लियर हैं, लेकिन इसके ख़त्ते में जो असरात होंगे वो बड़े तवील होंगे। ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो वॉर बनने जा रही है, जब तक इसके लिए कोई कंक्रीट किस्म का
सॉलिड किस्म का डायलॉग जो है वो नहीं होता। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।